हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 15 या 16 क्वेश्चंस अवेलेबल है हम लोग के बुक में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सर रिडम्पशन का मतलब क्या। हम बोले सर, कंपनी जब अपना डिबेंचर पब्लिक को या किसी इंस्टीट्यूशन को इशू करती है तो जैसा हम लोग जानते हैं कि डिबेंचर में तो सर नियम है कि एक तय समय के बाद डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी उनका पैसा वापस कर देती है और अपना डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट देती है, वो वापस ले लेती है। हम बोले हाँ, तो रिडम्पशन का मतलब यही होता है कि रिडम्पशन का मतलब क्या कि सर जो प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी ली थी उसको वो वापस कर देगी डिबेंचर होल्डर को एट द मैच्योरिटी ऑफ टाइम। कि सर जो समय सीमा तय हुआ था वो जब आ जाएगा तो कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देगी। और रिडम्पशन पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। बात समझ गए? तो सर डिबेंचर का रिडम्पशन का मतलब तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर इसमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और दूसरा आइटम का नाम है DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये दो जो टर्म है ये मेनली कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ जो हम लोग का है उसने इंट्रोड्यूस किया और उसका वो एक रीजन भी दे रहा है। समझिएगा बात। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो होता है, कंपनी लॉ बोलती है कि जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज होंगे उनको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना कंपलसरी होगा। जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज होंगे उन्हें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना कंपलसरी होगा। सर अनलिस्टेड कंपनी का मतलब वैसी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में जिनका शेयर नहीं बिकता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो आप देखोगे कि सर स्टॉक एक्सचेंज में उनका शेयर नहीं मिलता है। अगर हमको उस कंपनी का शेयर खरीदना है तो डायरेक्ट कंपनी से बात करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस कंपनी का हिस्सेदारी मिलेगा। तो कंपनी लॉ बोलती है ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, मतलब वो अनलिस्टेड कंपनीज है, उन कंपनीज को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब बात उठता है सर कितना बनाना पड़ेगा। 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। जितना डिबेंचर कंपनी इशू कर चुकी है उसके फेस वैल्यू का 10% का अमाउंट आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के रूप में बनाना पड़ेगा। यहां तक का बात ठीक कि सर किनको बनाना है? अनलिस्टेड कंपनी को बनाना है। कितना बनाना है? 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। कंपनी जितना अभी तक डिबेंचर इशू की है उसका 10%। हम बोले ओके। तीसरा कब बनाना है? तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हम लोगों को उस साल बनाना होता है, मतलब जिस साल रिडम्पशन होता है उसका ठीक पिछले साल के 31 मार्च को। जैसे हम एक फिगर भी लिए हैं। हम बोले सर पहला लाइन क्या लिखवाए हैं कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या? मतलब रीपेमेंट, वापस कर देना पैसा। किनको वापस करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को। और जैसा हम लोग जानते हैं रिडम्पशन पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। इसका सवाल तो इशू में पढ़े भी थे कि हां सर भविष्य में प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है तो लॉस होता है। हम बोले हां। दूसरा बात, कंपनी लॉ बोलती है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। कंपनी एक्ट जो आ गया है उसमें बोला गया है कि किन कंपनीज को डीआरआर बनाने का आवश्यकता है? अनलिस्टेड कंपनीज को। अब बात उठता है कितना बनाएंगे? 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। कब बनाएंगे? हम बोले क्वेश्चन बताएगा। पहला चॉइस हमेशा क्वेश्चन जब बोलेगा, और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो सर उस केस में जिस साल रिडम्पशन होगा, ईयर ऑफ रिडम्पशन जब होगा उसके प्रीवियस ईयर के 31 मार्च को। जैसे मान लीजिए 1/4/21 से 31 मार्च 22, ये वो साल है जिसमें मेरा रिडम्पशन होने वाला है। तो जिस साल रिडम्पशन होगा उसका ठीक प्रीवियस ईयर का 31 मार्च,
तो अगर 1/4/21 से लेकर के 31 मार्च 22 में कभी भी रिडम्पशन होगा तो सर उसका प्रीवियस ईयर का 31 मार्च मतलब 31 मार्च 2021 को हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा। आई होप इतना बात क्लियर है। सर क्या कोई ऐसी भी कंपनियां हैं जिनको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है? हम बोले हां, जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बनाने का जरूरत नहीं है। जितने भी बैंक्स है, फिनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, मतलब जो फाइनेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व कंपनीज होंगी उनको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हुआ सर डीआरआर सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को ही बनाना पड़ता है। हम बोले हां, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में अनलिस्टेड लिखा हुआ है या लिस्टेड लिखा हुआ। अगर लिस्टेड लिखा हुआ रहा तो डीआरआर बनाना ही नहीं पड़ेगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनीज लिखा रहा तो डीआरआर बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? जितना डिबेंचर का फेस वैल्यू है आउटस्टैंडिंग उसका 10%। कब बनाना पड़ेगा? जब क्वेश्चन बोलेगा, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो सर जिस साल रिडम्पशन होने वाला है डिबेंचर उसका ठीक पिछले 31 मार्च को बना देंगे। इसलिए हम डायग्राम भी बना दिए। कौन कौन नहीं बना सकता है? लिस्टेड कंपनीज, बैंक, फाइनेंसिंग कंपनीज, एनबीएफसी, होम फाइनेंस, ये सब नहीं बना सकते हैं। और अब लास्टली कि सर क्या एंट्री करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने का? हम बोले बहुत सिंपल सा एंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। क्या एंट्री है? हमको सर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है, तो क्या एंट्री करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर कि सर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये एंट्री कब हुआ होगा? सर क्वेश्चन डेट बताएगा, और नहीं बताएगा तो 31 मार्च। कौन सा 31 मार्च? जिस साल रिडम्पशन होगा उसका जस्ट पीछे वाला सर, जस्ट प्रीवियस वाला। बात समझ गए आप मेरा? दूसरा बात, एक और एंट्री फिर करते हैं। वो एंट्री क्या? जब डिबेंचर रिडीम हो जाता है, जब कंपनी डिबेंचर का पैसा लौटा देती है तो डीआरआर का पैसा जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ सर डीआरआर का 2 एंट्री है, एक बनाने का, हम बोले हां, वो कब बनता है? 31 मार्च। 31 मार्च कौन सा? जिस साल रिडम्पशन होता है उसके प्रीवियस वाला। एंट्री क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और जब डिबेंचर का रिडम्पशन हो जाता है तो सर हम लोग डीआरआर को कैंसिल करके कहां ट्रांसफर कर देते हैं? जनरल रिजर्व में। तो सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होता है? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये एंट्री तभी हो सकता है जब हम लोगों का डिबेंचर का रिडम्पशन हो जाए। हम आपको पहले डीआरआर सिखाए हैं, अभी हम स्क्रीन नीचे करेंगे, आप सारा बात लिखिएगा। आपको सिर्फ ये वाला बात लिखना है डीआरआर का। जब ये समझा देंगे फिर हम इसमें भी टाइम देंगे आपको। लिखिएगा, लिखिए लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी एक्ट है वो डीआरआर के बारे में बोला कि सर अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा, और कब बनाना है, कितना बनाना है, इस पर ही बात कर लेंगे। उसके बाद कंपनी एक्ट ने एक और बात बोला कि जितने भी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज होंगे उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसा इन्वेस्टमेंट? हम बोले सर जो डिबेंचर को आप रिडीम करने वाले हैं उसके लिए कंपनी को कहीं पैसा रखना चाहिए जमा करके, ताकि रिडम्पशन के समय वो पैसा अवेलेबल हो। तो कंपनी एक्ट बोला जितने भी लिस्टेड और अनलिस्टेड, डीआरआर सिर्फ अनलिस्टेड के लिए, डीआरआई खरीदना है किसके लिए? तो सर जितने भी लिस्टेड और अनलिस्टेड, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 2 लोगों के लिए जरूरी है, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। बाकी बैंक, फाइनेंस कंपनी, इनके लिए डीआरआई भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सर पहला पॉइंट वही लिखे कि डीआरआई क्रिएट करना पड़ता है लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज ओनली।
कि सर DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनीज दोनों को बनाना पड़ता है। कितना अमाउंट बनाना पड़ता है? 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। जितना रुपया का डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हैं उसका 15% फेस वैल्यू का क्या बनेगा? DRI खरीदना पड़ेगा। फिर सुनिएगा, हम क्या बोले? DRR एक अलग कॉन्सेप्ट था कि सर DRR 10% बनता है, DRI कितना बनता है? 15% ऑफ द डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जिस साल रिडम्पशन हो रहा है उस साल जितने रुपए का डिबेंचर रिडीम हो रहा है उसका फेस वैल्यू का 15%। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है? टोटल डिबेंचर जितना है इशू किया हुआ कंपनी की तरफ से उसका 10%। लेकिन DRI कितना है? इस साल, जिस साल आप रिडम्पशन करने जा रहे हैं, जो रिडम्पशन डिबेंचर का होगा उसके फेस वैल्यू का 15%। फॉर एग्जाम्पल समझाएं, हम डिबेंचर इशू किए 10 लाख रुपया का, तो सर आपको 10 लाख रुपया का फेस वैल्यू का 10% लेना है DRR। लेकिन DRI जो हम रिडीम करेंगे उसका 15%। सपोज कीजिए हम इस साल 5 लाख रिडीम करेंगे, तो हमको जो 15% लेना है वो इस 5 लाख रुपए के फेस वैल्यू का लेना है, 10 लाख का नहीं ले लेना है। इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग नहीं, मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जिस साल आप रिडीम कर रहे हैं, कितने रुपए का डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, उसका जो फेस वैल्यू होगा उसका 15%। दिमाग में बैठ रहा है बात कि सर DRR जो है टोटल इशू का 10% लेना है, DRI टोटल का नहीं लेना है, जितना रिडीम होगा उसका 15% लेना है। अब डेट क्या होगा? हमारे क्वेश्चन बताएगा तो वो ले लेंगे, और क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो जिस साल डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है उस साल के 30th ऑफ अप्रैल को, जैसे ये है ईयर ऑफ रिडम्पशन 1/4/21 और मेरा बुक्स बंद होता है 31/3/2022 को। हम बोल रहे सर इसी साल कहीं पर रिडम्पशन होगा, तो सर जिस साल रिडम्पशन होता है उसका 30th ऑफ अप्रैल को हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे। और फिर जब डिबेंचर का रिडम्पशन होने वाला रहेगा जिस डेट में, हम इस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। वही बात यहां लिखे हैं कि सबसे पहले आपको DRI खरीदना है, इन्वेस्टमेंट खरीदना है। कब खरीदना है? क्वेश्चन डेट बताएगा, और नहीं बताएगा तो सर जिस साल रिडम्पशन हो रहा है उसका 30th ऑफ अप्रैल को। और फिर रिडम्पशन के डेट में, जिस दिन रिडम्पशन होने वाला है, हम इस इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा ले आएंगे। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट खरीदे क्यों थे? रिडम्पशन पॉइंट से, तो रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट बेचेंगे और पैसा ले आएंगे। तो सर यही बात लिखे हैं कि जो भी DRI होता है वो सोल्ड हो जाता है ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। जिस दिन आप रिडम्पशन कीजिएगा उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट बेच देना होगा। जर्नल एंट्री क्या होगा? बोले 2 एंट्री होगा, एक खरीदने का और दूसरा बेचने का। खरीदने का कब होगा? बोले क्वेश्चन डेट बताएगा, और नहीं बताएगा तो 30th ऑफ अप्रैल को। तो इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो एंट्री होगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर इन्वेस्टमेंट खरीद लिए तो एसेट्स बन गया, पैसा गया टू बैंक। और फिर जब डेट आएगा रिडम्पशन का, बेच देंगे कि सर ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन हम लोग सेल कर देंगे। एंट्री क्या होगा? सर इन्वेस्टमेंट को बेचिएगा तो पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट या प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हम खरीदे हैं 30 अप्रैल को, रिडम्पशन हो रहा है कुछ समय के बाद, तो उतना समय तक मार्केट में मेरा पैसा लगा रहा तो क्या होगा? हमको इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर हो सकता है मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा महंगा बिक जाए मार्केट में, तो हम बोले अगर महंगा बिक जाएगा या इंटरेस्ट मिलेगा तो फायदा होगा। तो एंट्री क्या बना बेचने का? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट का नाम, और फायदा हो गया महंगा बेचे तो प्रॉफिट ऑन सेल का नाम। सर मान लीजिए कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, ना इंटरेस्ट के बारे में, ना प्रॉफिट, ना महंगा बेचे है, तब क्या होगा? तो जितना में खरीदे हैं उतना में ही बेच देंगे, यही माना जाएगा।
सर इंटरेस्ट के बारे में कैसे मालूम चलेगा? क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप जिस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो उस रेट से हम लोग कितना मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। तो डीआरआर का भी 2 एंट्री, डीआरआई का भी 2 एंट्री। डीआरआर कब बनाते हैं? 31 मार्च को। डीआरआई कब बनाते हैं? 30 अप्रैल को। डीआरआर का एंट्री क्या होता था? स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर। डीआरआई का एंट्री क्या होता है? सर डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद जब रिडम्पशन खत्म हो जाता है तो डीआरआर को कहां ट्रांसफर करते हैं? जर्नल रिजर्व में। एंट्री क्या होता है? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। और जब रिडम्पशन होने वाला रहता है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। और अगर कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में टू इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट ऑन सेल, वो डिपेंड करता है कि कैसे हो रहा है। तो ये था हम लोग का 2 इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस चैप्टर में चाहिए कि सर डीआरआर कब बनता है, कितना का बनता है, क्या एंट्री होता है, कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है, डीआरआई क्या है, कितना बनाता है, कब बनाना है, कौन कौन बनाता है और उसका एंट्री क्या होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरा कि सर ये हुआ हम लोग का मेनली बात। चलिए हम फिर से स्क्रीन नीचे करेंगे, आपको ये बात भी लिख लेना है, फिर हम आपको पूरा कहानी को जोड़ लेंगे कि जब ये दोनों बात जुड़ जाएगा तो फिर हम लोग कहानी को जोड़ेंगे कि सर एंट्री कैसे कैसे होगा। लिखिए पहले इसको। चलिए अब हम लोग रिडम्पशन का पूरा एंट्री सीरियल से समझ लेंगे कि सर कैसे कैसे एंट्री करना है। हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2020 इस दिन हम लोग इशू किए डिबेंचर कि सर इस दिन डिबेंचर इशू किए। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सर इशू ऑफ डिबेंचर पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। और हम लोग ये इशू ऑफ डिबेंचर में पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा सर जब ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2021, तो अगर डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ होगा तो हम लोग राइट ऑफ भी कर देते हैं। हम बोले हां एंड ऑफ ईयर में डिबेंचर को राइट ऑफ करते हैं, सॉरी डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं। ये एंट्री भी हम लोग सीख चुके हैं इसके कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है तो पहले उससे करते हैं, फिर जनरल रिजर्व से और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। इस ईयर के बीच में क्या इंटरेस्ट का भी एंट्री हो सकता है? हम बोले हां इंटरेस्ट का भी एंट्री हो सकता है। क्या ये भी सीखे? बिल्कुल, यही सब तो लास्ट चैप्टर में सीखे हैं इशू ऑफ डिबेंचर में कि सर इशू का बात तो को पता है। अब सपोज कीजिए आज से 5 साल के बाद डिबेंचर कब इशू किए? 1/4/20 और हम अपने डिबेंचर होल्डर को बोले कि आज से 5 साल के बाद तुम्हारा रिडम्पशन कर देंगे, मतलब तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। तो सर 1/4/20 में अगर 5 साल जोड़िएगा तो 21, 22, 23, 24, 25। रिडम्पशन कब होगा? सर 31 मार्च 2025। यहां क्या होगा? रिडम्पशन। तो सर ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? हम बोले ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 को। तो सर डिबेंचर बेचे हैं 1/4/20 को, बेचने का एंट्री कर लिए। अब सर जब तक 31/3/2025 नहीं आएगा तब तक क्या होगा? हम बोले कॉमन सेंस लगाओ। डिबेंचर का प्रिंसिपली हम लोग बात किए कि सर
डिबेंचर होल्डर्स को दो चीज का प्रॉमिस है। किस चीज का? कि इंटरेस्ट मिलते रहेगा आपको हर साल और एक तय समय के बाद पैसा लौटा दिया जाएगा। वो तय समय कब है? 31 मार्च 2025 कि उनका पैसा यहां लौटा देंगे। तो हम बोले सर 21 आया तो अगर डिस्काउंट में हुआ होगा तो राइट ऑफ कर देंगे और इंटरेस्ट का पेमेंट तो करते ही होंगे, वो करते रहेंगे। फिर उसी तरह 31/3/22 भी आएगा एंड ऑफ द ईयर में। कंपनी क्या करेगी? बोले सर वो इंटरेस्ट तो देगी ही देगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना ही है। सर इसी तरह फिर 23 भी आएगा। हम बोले ऑफकोर्स 23 भी आएगा। एंड ऑफ द ईयर क्या देना पड़ेगा? वही ये तो चलता ही रहेगा ना कि हाँ सर इंटरेस्ट तो हर साल देना पड़ेगा। फिर तो सर 31/3/24 भी आएगा। हम बोले हाँ। क्या हम इस साल भी इंटरेस्ट देंगे? जी इंटरेस्ट देंगे। और क्या होगा? हम बोले अब आते हैं बात। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि सर अनलिस्टेड कंपनी के लिए कंपनी एक्ट का कुछ रूल है। वो रूल क्या था? डीआरआर और डीआरआई। अनलिस्टेड कंपनी के लिए डीआरआर बनाना कंपलसरी है। कितना? 10%। और कब बनाना पड़ेगा? जिस साल रिडम्पशन होगा। हम बोले सर रिडम्पशन 31 मार्च 25 को होगा, तो सर ये है साल, ईयर ऑफ रिडम्पशन 1/4/24 से लेकर के 31 मार्च 2025, इसी साल में रिडम्पशन होगा। तो हम लोग सीखे थे जिस साल रिडम्पशन होगा उसके ठीक पिछले लास्ट 31 मार्च को क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। वो भी कितना? 10% ऑफ फेस वैल्यू। याद आ रहा होगा आपको। फिर हम लोग समझे थे कि सर फिर डीआरआई खरीदना होगा। कब खरीदेंगे? जिस साल रिडम्पशन होगा उस साल के 30 अप्रैल को। सर यहां पे आपको डीआरआई 15% जो इस साल मैच्योरिंग होगा उसका। और क्या होगा? सर यहां पे रिडम्पशन होगा, रिडम्पशन का एंट्री, सॉरी पहले रिडम्पशन नहीं होगा। डीआरआर बना लिए, डीआरआई खरीद लिए। रिडम्पशन, डिबेंचर ऑफ रिडम्पशन में सबसे पहले क्या होगा? सेल कर देंगे डीआरआई को, पहले ये बेचेंगे, उसके बाद रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर का, मतलब पैसा का वापस करेंगे डिबेंचर का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंट्री। और तीसरा, जब रिडम्पशन कर लेंगे तो हम लोग सीखे थे सर कि जब रिडम्पशन खत्म हो जाता है तो डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? जनरल रिजर्व में। डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और इसी के साथ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। अब आप मेरा सीक्वेंस को समझिएगा, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। हम बोले बहुत सिंपल है। रिडम्पशन का बात तो तब होगा जब इशू करेंगे। तो हम बोले सर इशू करेंगे, इशू का एंट्री हम लोग पता है, या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अगर हम लोग डिस्काउंट पे इशू किए होंगे तो सर जैसे ईयर का एंड आएगा तो पहला ही साल में हमको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का तरीका क्या था? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं, फिर जनरल रिजर्व इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हम बोले हाँ। इसके अलावा अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट के बारे में बोलेगा तो सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ईयर का एंड आ गया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट जरूरी है कि एक साल में दे? हाफ ईयरली हो सकता है, हाँ क्वार्टरली हो सकता है, हाँ। हम लोग इंटरेस्ट के बारे में सीखें एक बार।
उसके बाद जब तक रिडम्पशन ना हो जाए, क्योंकि कंपनी तो पैसा लेके रखा है, हर साल वो क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट का एंट्री वो पता है कि हां सर इंटरेस्ट का एंट्री क्या क्या होता है, और फिर वो पीएल में ट्रांसफर भी होता है। अब जब ईयर ऑफ रिडम्पशन आने वाला रहेगा तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे गए कंपनी एक्ट के तरफ से। वो सेट ऑफ रूल क्या बोलता है कि जिस साल रिडम्पशन होने वाला है उस साल के जस्ट पिछले वाले 31 मार्च को एक डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा अनलिस्टेड कंपनी को सिर्फ। उसका एंट्री क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर क्रिएट हो जाएगा। कितना क्रिएट करना है सर, 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। बोले ओके, डीआरआर बन गया। फिर आगे बढ़े, ईयर ऑफ रिडम्पशन आ गया। जिस साल रिडम्पशन होता है उस साल चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, बस दो ही लोगों के लिए डीआरआई खरीदना कंपलसरी होता है। कब खरीदना है, 30 अप्रैल को ईयर ऑफ रिडम्पशन का। और कितना खरीदना है, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जितने रुपए का डिबेंचर मैच्योर होने वाला है, रिडीम होने वाला है, उसका फेस वैल्यू का 15%। कब खरीदेंगे, 30 अप्रैल। और फिर फाइनली ईयर ऑफ डेट ऑफ रिडम्पशन आ जाएगा। तो डेट ऑफ रिडम्पशन में पहला काम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो डीआरआई आप खरीदे हैं उसको बेच देना। बेचने का एंट्री हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद डिबेंचर को रिडीम करना, इसका एंट्री हम आपको नहीं लिखवाएं, हम लिखवाएंगे। और उसके बाद जब रिडम्पशन हो जाएगा तो डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देना है, जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देना है। बात समझते हैं आप मेरा। तो ये है प्रोसेस एक डिबेंचर के इशू से लेकर के उसके रिडम्पशन का, कि सर डिबेंचर इशू होता है, अगर डिस्काउंट होता है तो उसको राइट ऑफ करते हैं, फिर हर साल इंटरेस्ट 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 देते चलते हैं। फिर जब ईयर ऑफ का रिडम्पशन ऑफ का ईयर आता है तो उस ईयर के जस्ट 31 मार्च को हम लोग अनलिस्टेड कंपनी के लिए डीआरआर बनाते हैं। और फिर ईयर ऑफ रिडम्पशन में 30 अप्रैल को डीआरआई खरीदते हैं। डेट ऑफ रिडम्पशन में पहले डीआरआई को बेच देते हैं। उसके बाद हम लोग डिबेंचर को रिडीम करते हैं। और जब डिबेंचर का रिडम्पशन कंप्लीट हो जाता है तो डीआरआर का पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम आपको ये सब बात थोड़ी सिखाएंगे, ये सब बात तो पहले ही सीख चुके हैं। इंटरेस्ट इशू ये सब आता है हम लोग को। हमको क्या सिखाना है कि सर रिडम्पशन से जस्ट पहले वाला बात, कि डीआरआर से लेके रिडम्पशन तक का बात का एंट्री क्या होगा, किस तरह से होगा, आप ये बात सिखाइएगा। हम बोले हम, तो चलिए मेरे साथ साथ आप लिखिएगा ताकि क्लैरिटी रहे। जर्नल एंट्री हम यहीं पे लिख रहे हैं, मिटा नहीं रहे। जर्नल एंट्री किस चीज के लिए सिखाएंगे हम, फॉर रिडम्पशन। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप इशू के लिए नहीं सिखा रहे। भैया इशू के लिए तो पिछला चैप्टर में 32 क्वेश्चन बनाए हैं, एक दो थोड़ी सिखाए आपको वहां पर। तो इशू के बाद आगे का बात, तो सर सबसे पहले क्या होगा, हमने देखिए इशू से लेके इंटरेस्ट तक में ये तो पुराना बात है। तो सबसे पहला बात होगा सर डीआरआर का। कब होगा, जिस साल रिडम्पशन होने वाला है उसका जस्ट पिछला प्रीवियस 31 मार्च को सबसे पहले क्या बनाएंगे, डीआरआर। तो सर फॉर डीआरआर क्रिएटेड एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआर। आई होप आप समझ रहे हैं। 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। ये डीआरआर किसके लिए बनता है, ओनली फॉर लिस्टेड का अनलिस्टेड कंपनी, फॉर डीआरआर क्रिएटेड ओनली फॉर अनलिस्टेड कंपनी। सर सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए होती है। ओके, बी डीआरआर
क्रिएटेड। अब क्या होगा, ईयर ऑफ रिडम्पशन आएगा सर। पहले हम लोग को इन्वेस्टमेंट खरीदना होगा। किस डेट में खरीदोगे? 30th ऑफ अप्रैल। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो सर 30th ऑफ अप्रैल को खरीदेंगे। एंट्री बोलो फॉर DRI परचेज। DRI शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या ये DRI सिर्फ अनलिस्टेड के लिए है कि अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों के लिए? सर लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के लिए। लेकिन क्या ये बैंक के लिए है? ना ना ना। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, इनके लिए जो फाइनेंसिंग कंपनी होती है उनको ना DRR बनाना है ना DRI बनाना है, उनको दोनों में से कुछ भी नहीं बनाना है। तो सर ये जो परचेज करेंगे ये फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों के लिए। लेकिन DRR सिर्फ किसको बनाना होता है? सिर्फ अनलिस्टेड को। लिस्टेड कंपनी को DRR नहीं बनाना है। तो सर एंट्री होगा DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक की सर खरीदे हैं तो पैसा गया। कितना? 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग। याद रखिएगा ड्यूरिंग द ईयर, ये सब बात लिखवाए हैं। बी DRI परचेज। सर इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। अब क्या होगा? हम बोले सर डेट ऑफ रिडम्पशन के दिन पहले ये बिकेगा, तो यहां लिखते हैं डेट ऑफ रिडम्पशन। डेट ऑफ रिडम्पशन में सबसे पहला काम क्या करना है? सेल ऑफ DRI, बेच दीजिए, क्योंकि सर जो DRI है उसको बेच के पैसा लाएंगे और रिडम्पशन कर देंगे। तो सेल ऑफ DRI, एंट्री पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। और मान लीजिए हमको इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलने का है, तो जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट खरीदे थे और जिस दिन हम बेचे, इस बीच में अगर डिफरेंस है और कोई परसेंटेज दिया हुआ है इस इन्वेस्टमेंट का, तो सर इतने महीने का क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। या फिर हो सकता है कि सर कोई इंटरेस्ट ना हो, हम जब बेचे तो महंगा बेचे तो अधिक पैसा आ गया, तो टू इंटरेस्ट या फिर ऑब्लिक प्रॉफिट ऑन सेल, कि सर ये तो सेल हो गया। दूसरा काम अब होगा, ये डेट ऑफ रिडम्पशन में पहला काम। दूसरा काम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके अंदर दो एंट्री होता है। पहला, डिबेंचर का रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ? डिबेंचर होल्डर से अपना डिबेंचर ले लेंगे और उनको क्या दे देंगे? पैसा। तो पहला एंट्री होता है डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। और अगर मान लीजिए हम प्रॉमिस किए थे कि प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो सर प्रीमियम भी डेबिट, दोनों लायबिलिटी खत्म। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट। सर मान लीजिए पार पे करेंगे तो क्या ये बात होगा? फिर ये बात क्यों होगा? फिर तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम अगर हम प्रॉमिस किए थे तो जाहिर सा बात है इशू के समय हम तो प्रीमियम का लायबिलिटी बना लिए थे, अब वो लायबिलिटी खत्म होगा कि सर अब तो रिडम्पशन कर रहे हैं, तो डिबेंचर और प्रीमियम दोनों का लायबिलिटी खत्म। किसको देना है उसका नाम लिखेंगे, टू डिबेंचर होल्डर। बी डिबेंचर रिडीम। तो ये प्रीमियम वाला लिख दिए हैं हम। पार पे होता तो क्या एंट्री होता? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। प्रीमियम आता ही नहीं, लेकिन हम बोलेंगे प्रीमियम लिखवा देंगे तो पार कवर हो जाएगा आराम से। और सर फिर दूसरा एंट्री, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर दीजिए।
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। जितना पैसा बाकी था उसका पेमेंट कर देंगे। तो सर रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन काफी सिंपल है। बोले हाँ रिडम्पशन तो काफी सिंपल है कि सर पहले हम लोग डिबेंचर ले लेते हैं कि हाँ भाई डिबेंचर ले लिए हैं, उसके बाद उसका पैसा दे देते हैं। और जब सर डिबेंचर रिडम्पशन खत्म हो जाए, पहले इन्वेस्टमेंट बेचे रिडम्पशन कर दिए, अब तीसरा काम बताओ, ट्रांसफर कर देंगे डीआरआर को, ट्रांसफर ऑफ डीआरआर टू जर्नल रिजर्व। क्या ये भी हम लोग लिखे हैं? बिल्कुल। तो एंट्री डीआरआर अकाउंट डेबिट, जो डीआरआर हम लोग बनाए थे तो वो क्रेडिट था, अब क्योंकि ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डेबिट हो गया। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? जर्नल रिजर्व में। बी डीआरआर ट्रांसफर, ये भी हो गया। इसके अलावा ये जो इंटरेस्ट है या ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल के अंदर, कि सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। पहले आप यहां तक लिखिए, थोड़ा स्क्रीन को हम नीचे करें ताकि आप बाकी बात भी देख सकें। लिखिए एक और लिख लेते हैं, चौथा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीआरआई। क्या एंट्री होगा? सर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कीजिएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बी लिखिए चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि सर क्वेश्चन हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को जो सिलेबस है उसमें क्या क्या बात पढ़ना है। बस दो बात पढ़ना है। एक पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर हम ऐसे लिखें मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने सारे मेथड्स हैं रिडम्पशन करने के। हम लोग के सिलेबस के लिए बस दो ही मेथड अवेलेबल है, एक है लमसम मेथड और दूसरा है ड्राइंग मेथड। सर ये क्या है? अभी समझाते हैं, बहुत सिंपल है। डिबेंचर को रिडीम करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से दो मेथड हम लोग के लिए एप्लीकेबल है। एक मेथड का नाम है लमसम मेथड। लमसम मेथड का मतलब क्या?
डिबेंचर वालों को हम डिबेंचर बेचे और उनको हम बोले 5 साल बाद आना, एक बार में सारा पैसा लौटा देंगे। तो जब कंपनी अपना सारा का सारा डिबेंचर वन शॉट में रिडीम कर देती है, एक बार में ही खत्म कर देती है, उसको बोलते हैं लमसम मेथड। और ड्रॉइंग मेथड का मतलब, कंपनी जब डिबेंचर बेचती है उसी समय बोल देती है कि देखो भाई 5 साल के बाद रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रिडीम करेंगे। मतलब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। अगर इशू हम किए हैं 10 लाख रुपए डिबेंचर का, तो हम बोले भाई हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे। पहला साल 2 लाख, उसके अगले साल 2 लाख, उसके अगले साल 2 लाख, उसके अगले साल 2 लाख और उसके अगले साल 2 लाख। मतलब हम कंपनी धीरे धीरे करके करना चाहती है। वो भी एक तरीका है रिडम्पशन करने का, वो भी अलाउड है। और भी तरीके होते हैं, जैसे कन्वर्जन करना। डिबेंचर वालों को बोले कि भाई हम रिडम्पशन के समय पैसा नहीं देंगे, अपने कंपनी का शेयर दे देंगे। तो हम बोलते हैं सर ये भी एक तरीका है रिडम्पशन करने का कि डिबेंचर तो खत्म हो जाएगा और वो डिबेंचर वाले को क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। तो वो भी एक तरीका होता है कि हां सर कन्वर्जन से भी आप रिडम्पशन कर सकते हैं। हालांकि वो हमारे मेथड में नहीं है। और भी मेथड है जो फालतू डिस्कस करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस सिलेबस में कितना है, बस 2 मेथड। एक है लमसम मेथड, एक बार में पेमेंट करना, और दूसरा कौन सा मेथड है, ड्रॉइंग मेथड, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। हम बोले हां ये हो गया वन टाइम पेमेंट, एक ही बार में पेमेंट कर देंगे। हम कंपनी है, हम बहुत अमीर है, हम बोल रहे हैं भाई एक बार में तुम पैसा आज दो, 5 साल के बाद हर साल इंटरेस्ट दे ही रहे हैं, 5 साल के बाद तुम्हारा एक ही बार में पैसा लौटा देंगे। और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट मेथड, कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाएगी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। कंपनी बोलेगी धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बात समझते हैं आप मेरा? तो हम लोग के पास 2 मेथड है। सर जो अभी आप एंट्री लिखा है वो किसका है? हम बोले वो दोनों में काम करता है। अब दोनों में कैसे काम करता है? अभी जो एंट्री लिखाए हैं उसमें डिबेंचर का पेमेंट एक बार में हो रहा था, मतलब वो लमसम मेथड वाला था। हम बोल रहे हैं अगर आपको लमसम मेथड आ जाएगा तो ड्रॉइंग मेथड ऑटोमेटिक समझना आसान हो जाएगा। ड्रॉइंग मेथड में क्या होगा सर, पेमेंट वाला जो एंट्री है वो 1 साल ना होके कई सालों तक होते रहेगा। हम बोले हां, उसके साथ साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर हम लोग का ड्रॉइंग मेथड भी हो जाता है। थोड़ा एडजस्टमेंट है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग जब पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो उसमें झमेला क्या आता है कि जो DRI है वो भी आपको हर साल बनाना पड़ता है, वो एक झमेला है। तो अभी हम लोग अपना फोकस इस पे नहीं रखेंगे। अभी हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, लमसम मेथड, कि सर लमसम मेथड एक बार में पेमेंट कर दे, एक बार में रिडम्पशन कर दे डिबेंचर का, तो क्या एंट्री होता है वो हम लोग लिख चुके हैं। जब ड्राइंग में आएंगे तब तक हम लोग 10 क्वेश्चन इसका बना चुके होंगे, तो एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हां सर हमको लमसम आता है, तो ड्राइंग समझना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है मेरे लिए। लिखिए इस बात को। चलिए हम लोग कौन सा बुक बना रहे हैं, डीके गोयल का बुक। अगर डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, कावेरी लिमिटेड ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन अनलिस्टेड कंपनी। लो क्वेश्चन खुद बता दिया कि कावेरी लिमिटेड क्या है, अनलिस्टेड कंपनी। और हम क्यों पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सर अनलिस्टेड कंपनी को DRR भी बनाना पड़ता है, DRI भी बनाना पड़ता है। बोले हां। इशूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2015। बोल रहा है 50,000 8% वाला डिबेंचर जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, वो पार पे इशू किया गया है 1 अक्टूबर 15 को। रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2020, जिसका रिडम्पशन कब होगा, 31 मार्च 2020 को। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम टुवार्ड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2019। क्या DRI खरीदने का डेट क्वेश्चन बताया है? जी हां। तो क्या हम लोग क्वेश्चन का बात मानेंगे? 100%, फर्स्ट चॉइस।
नहीं बताता तो फिर सर 30 अप्रैल को खरीदते जिस साल रिडम्पशन हो रहा है। हम बोले मजा का बात, रिडम्पशन वाले ईयर का 30 अप्रैल 2019 ही है। तो सर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही लेना है, नहीं देता तब भी वही आता। उसके बाद डिबेंचर वेयर रिडीम ऑन ड्यू डेट, डिबेंचर का ड्यू डेट पे रिडम्पशन हो गया। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आपसे बस 2 तरह का एंट्री पूछा है। बोल रहा है बताओ इशू के समय क्या एंट्री होगा। हम बोले पार पे इशू किए तो 2 एंट्री इशू का होगा, हम बोले ओके। और फिर बोला है रिडम्पशन के समय क्या एंट्री होगा, एक डीआरआर का, एक डीआरआई का, फिर डीआरआई बेचने का, फिर रिडम्पशन का 2 एंट्री, और फिर डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, जनरल रिजर्व में। तो सब मिला है कितना एंट्री होना है, 6 एंट्री रिडम्पशन के समय। इसके अलावा और कोई एंट्री अवेलेबल नहीं है। तो चलिए शुरू करें। सर पहले आप ये बताओ, बोले क्या ये लमसम मेथड है या इंस्टॉलमेंट मेथड है। हम बोले क्वेश्चन में बोला है इशू किए और फिर रिडीम कर दिए, क्या ऐसा बोला है कि रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में करेंगे? नहीं, वो बोला है 31 मार्च 2020 को रिडीम कर देंगे, मतलब सारा रिडम्पशन हो जाएगा। ये लमसम मेथड है। इंस्टॉलमेंट वाले में वो बताता कि इस दिन इतना करेंगे, इस साल इतना करेंगे, इस साल इतना करेंगे, तब होता है इंस्टॉलमेंट का बात। फिलहाल 10 क्वेश्चन किसके मिलेंगे हम लोग को, लमसम मेथड के। आओ शुरू करें। सबसे पहला एंट्री, डेट बताया है 1 अक्टूबर 2015। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक ही बार में पैसा मांगा जा रहा है। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना सारा डिबेंचर है, 50,000, और हर एक का फेस वैल्यू 100, और पार पे इशू हुआ है इसीलिए 50 लाख। बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसी दिन। दूसरा एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 50 लाख टू 8% डिबेंचर अकाउंट। बी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इशू का एंट्री तो खत्म हो गया सर, हम बोले बिल्कुल। अब एक बात बताओ, रिडम्पशन का एंट्री करना, बीच में कोई इंटरेस्ट का एंट्री करना क्वेश्चन नहीं बोला है, तो अपना मन से इंटरेस्ट का एंट्री करना शुरू मत कर दीजिएगा कि सर 31 मार्च आएगा पहले इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, अननेसेसरी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके हिसाब से, वो बोला इशू का एंट्री करो, कर दिए। अब वो बोला है रिडम्पशन का एंट्री करो, तो रिडम्पशन का 6 एंट्री था। पहले तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। तो डीआरआर कब बनता था, जिस साल रिडम्पशन होगा उसके ठीक पिछले 31 मार्च को। तो हम बोले सर रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2020 को, तो सर 31 मार्च 2019 को क्या बनना चाहिए, क्योंकि उसका पिछला साल का 31 मार्च कब आएगा, 19 में। तो 31 मार्च 2019 में आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। सर मान लीजिए अगर रिडम्पशन 1 अक्टूबर 2019 को होता, हम बोले डीआरआर तब भी उसका पिछला साल का 31 मार्च 2019 ही होता, क्योंकि हम आपको ये नहीं लिखवाए हैं कि रिडम्पशन 31 मार्च को होगा तो आपको लेना है 31 मार्च। हम तो बोल रहे हैं जिस साल में रिडम्पशन होगा उस साल में कभी भी हो, आपको उसके जस्ट पीछे वाला 31 मार्च लेना है। तो इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2020 को रिडम्पशन हो रहा है, तो जाहिर सा बात है ये ईयर बिगन कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 19 को। 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20, ये है ईयर ऑफ रिडम्पशन। तो इसके जस्ट पीछे 31 मार्च कब आया होगा सर, 2019 में। बस लिख दीजिए 31 मार्च 2019।
19। क्या एंट्री होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। डेबिट टू DRR बी DRR क्रिएटेड। कितना? सर जितना डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। तो हम बोले सर डिबेंचर तो बस 50 लाख का ही आउटस्टैंडिंग है, उसका 10%, 10% ऑफ 50 लाख कितना आएगा? 5 लाख रुपए। इसी के साथ साथ एक बात और सुनिएगा, अभी हम डिबेंचर कितना इशू किए? 50 लाख। तो डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 50 लाख। क्या ऐसा भी हो सकता था कि सर 20 लाख का डिबेंचर क्वेश्चन बोलता पहले से इशू हो चुका है, 50 लाख अभी इशू किए, तो फिर हमको अगर DRR बनाना पड़ता तो कितना का बनाते? हम बोलते 20 लाख जो पहले इशू किए हैं वो भी रखा हुआ है और अभी अभी 50 लाख इशू किए, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रखा हुआ है? 70 लाख। तो फिर सर 70 लाख का बनता। हम कभी ये नहीं बोले हैं कि जो इशू करते हैं उसका 10%, हमेशा बोले हैं जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो डिबेंचर अभी तक कंपनी के पास रखा हुआ है जिसका रिडम्पशन नहीं हुआ है, उसका 10%, उसका फेस वैल्यू का 10%। तो क्योंकि डिबेंचर पार पे इशू है और डिबेंचर 50 लाख फेस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर उसका 10% 5 लाख, ये हो गया। अब क्या होगा? सर इन्वेस्टमेंट खरीदा जाएगा कब? ये डेट क्वेश्चन बताया है 30 अप्रैल 2019 को इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, तो एंट्री बोलिए सर। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कृपा करके आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको पूरा ही लिखना चाहिए, इसलिए आप पूरा लिखने का आदत लगाइए। टू बैंक, ये कितना खरीदेंगे? जिस साल रिडम्पशन हो रहा है उस साल जितने रुपए का डिबेंचर रिडीम होगा उसके फेस वैल्यू का 15%। सर डिबेंचर तो सारा रिडीम होगा, वन शॉट रिडम्पशन है, तो उसका 15%, तो 50 लाख रुपया का 15% ऑफ 50 लाख, तो सर ये तो आएगा 7,50,000। बी DRI परचेज, ये भी हो गया सर। और बताओ अब क्या होगा? सर अब इंतजार करेंगे किस चीज का? रिडम्पशन के डेट आने का। तो जब रिडम्पशन का डेट आएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले सर ये इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। याद कीजिए, स्टेप 1 डेट ऑफ रिडम्पशन में पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट को बेचो और पैसा लाओ, दूसरा स्टेप रिडीम करो, तीसरा स्टेप DRR को जर्नलिज्म में ट्रांसफर करो। तो सर अगला डेट लिखिए, डेट ऑफ रिडम्पशन 31 मार्च 2020। पहला काम इन्वेस्टमेंट को बेचिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। क्या कोई इंटरेस्ट का बात है? ना। कोई प्रॉफिट का बात नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, बस वो बोला है बेच देंगे। ये बात नहीं भी बोलेगा तब भी आप बेचिएगा 7.5 लाख, क्योंकि खरीदा ही गया था इसको डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। बी DRI रियलाइज, अब क्या होगा? अब रिडम्पशन होगा। रिडम्पशन का कितना एंट्री? 2। पहला डिबेंचर लेने का, दूसरा पेमेंट करने का। एंट्री डिबेंचर ले लिए, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिबेंचर है? 50 लाख। क्या हम लोग रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं? ना। तो सर प्रीमियम नहीं होगा, टू डिबेंचर होल्डर। $50 लाख। बी $50,000 8% डिबेंचर रिडीम। तीसरा, अब क्या करेंगे? सर पेमेंट कीजिए, डिबेंचर होल्डर टू बैंक
50 लाख। बी, अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। क्या डिबेंचर रिडीम हो गया? जी हां। तो सर आखिरी एंट्री डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। सब इसी डेट में हो रहा है। तो सर डीआरआर अकाउंट डेबिट, और एक बार आप उस सीक्वेंस को समझ जाए कि किसके बाद क्या करना है तो फिर ये आसान है। बी, डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये हुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आपको शॉर्ट फॉर्म कहीं यूज नहीं करना होता, आप पूरा पूरा लिखिएगा। लिखिए, आइए यहां पैसा ही लिखे थे, पैसा लिख लीजिएगा। कितने रुपए का डीआरआर था? 5 लाख। तो 5 लाख जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल 2016 एफ लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा है अनलिस्टेड कंपनी, मतलब डीआरआर और डीआरआई दोनों का जरूरत पड़ेगा, इशूड 40 लाख रुपीज 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 40 लाख रुपए का डिबेंचर 5% के प्रीमियम पे इशू किया गया है। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एट द एंड ऑफ 4 ईयर। बोल रहा है इसका रिडम्पशन 4 सालों के बाद 10% के प्रीमियम पे होगा। तो क्या भविष्य में लॉस है? जी हां, 10% का लॉस है। तो सर जब रिडम्पशन करेंगे तो इस बार रिडम्पशन में प्रीमियम भी डेबिट होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अधिक पैसा लौटाना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन एफडी फिक्स डिपॉजिट ऑफ द बैंक ऑन 30 अप्रैल, अर्निंग इंटरेस्ट 6% पर एनम। लीजिए एक और नया बात बोला। क्या बोल रहा है? 30 अप्रैल को जो लॉ के मुताबिक डीआरआई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था वो फिक्स डिपॉजिट के अंदर किया गया, और वो फिक्स डिपॉजिट 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी देती है। बोल रहा है पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का एंट्री पूछा है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का एंट्री अनलिस्टेड कंपनी में कितना होगा? 6। डीआरआर बनाने का, डीआरआई बनाने का, डीआरआई बेचने का, रिडम्पशन का 2, और फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। बात समझ में आ रहा है मेरा? चलिए सबसे पहले तो ये देखें कि सर डिबेंचर बेचा कब गया है? 1/4/16 को। रिडम्पशन कब होगा? 4 साल के बाद। तो सर 17, 18, 19, 20। तो सर रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2020 को। ये है डेट ऑफ रिडम्पशन। सर ये सब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको सर ईयर ऑफ रिडम्पशन चाहिए। तो ये हो गया 1/4/2019 से लेके, ये है ईयर ऑफ रिडम्पशन। तो यहां पे 31 मार्च 2019 को क्या बनेगा? डीआरआर, और 30 अप्रैल को डीआरआई, इसीलिए चाहिए। तो सर पहला एंट्री होगा 31 मार्च 2019 को। किस चीज का? डीआरआर बनाने का। कितना बनेगा? 10% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 40 लाख रुपए का डिबेंचर। तो एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आपको पूरा लिखना है। कितना? 10%। बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। तो सर 10% 40 लाख का, 40 लाख क्या है? फेसी वैल्यू तो है कि सर 40 लाख रुपए का डिबेंचर 5% के प्रीमियम पे। तो 40 लाख जो फेस वैल्यू आउटस्टैंडिंग है उसका 10%, 4 लाख।
उसके बाद फिर क्या होगा सर? 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, 30 अप्रैल 2019 इन्वेस्टमेंट खरीदिए, DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, पैसा गया। आई वो लाइट कट गया है, लेकिन कोई नहीं, आपको स्क्रीन में दिक्कत नहीं होगा देखने में। तो सर इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री कितना खरीदते हैं? 15% जो रिडम्पशन होगा उसके फेस वैल्यू। तो सर रिडम्पशन तो 40 लाख रुपए का फेस वैल्यू का होगा, तो 6 लाख रुपए। बी इन्वेस्टमेंट परचेज, खरीद भी ली। अब क्या होगा? डेट ऑफ रिडम्पशन में पहले बेचा जाएगा सर 30 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020। इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। और क्वेश्चन में बोला है कि FD में इन्वेस्ट किए हैं जिसपे 6% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, 2 इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 6 लाख। इन्वेस्टमेंट में लिख दिए 6 लाख। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6 लाख का 6%, ये तो 1 साल का। क्या इन्वेस्टमेंट 1 साल हुआ है या उससे पहले बिक गया? देखो 30 अप्रैल से खरीदे थे, 31 मार्च को बेच रहे हैं, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना महीना? 11 मंथ। तो सर आपको इंटरेस्ट भी 11 मंथ का ही मिलेगा, 11 महीने का इंटरेस्ट। 0 के अंत 2 बार में, ये भी के अंत कितना आया? 33,000। तो सर पैसा मिलेगा 6,33,000। बी इन्वेस्टमेंट रियलाइज, भी सही है आपके लिए, हाँ सच्ची है। अब क्या होगा सर? डेट ऑफ रिडम्पशन में रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2020, और रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे। तो एंट्री डिबेंचर का परसेंटेज देखो कितना है? 7%। 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40 लाख, क्योंकि फेस वैल्यू कितना है? 40 लाख। और इतना तो लोग जान ही गए हैं कि डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। प्रीमियम भी डेबिट, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितना होगा? 10%, 4 लाख। फेस वैल्यू का 10%, 40 लाख का 10%, 4 लाख। टू डिबेंचर होल्डर 44 लाख। बी 7% डिबेंचर होल्डर। अब सर अब क्या पेमेंट कीजिए? 31 मार्च 2020 सर पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का डिबेंचर होल्डर है? 44 लाख। 44 लाख। बी डिबेंचर होल्डर, और फिर क्या होगा सर? DRR कितने का था? 4 लाख। कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। रिडम्पशन खत्म हो गया। DRR अकाउंट डेबिट 4 लाख टू जनरल रिजर्व। बी DRR
सर एक और एंट्री होगा किस चीज? सर ये जो इंटरेस्ट का इनकम आपको मिला था वो भी तो पीएल में ट्रांसफर होगा, करेक्ट? सर इंटरेस्ट को डेबिट कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ, हालांकि आप इंटरेस्ट को पूरा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। सर इन्वेस्टमेंट पे, डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं है, उसके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऑन डीआरआई पूरा ही, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये कौन सा इंटरेस्ट, डीआरआई का इंटरेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ बी। कितने का इंटरेस्ट मिला है? 33। ये 11 मंथ का इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, और जैसा लोग सीखे थे कि सर जिस चीज को ट्रांसफर करते हैं वो जिस तरफ होता है उसका ठीक उल्टा हो जाता है, क्रेडिट में था तो डेबिट होता है। बी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट ट्रांसफर। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन।